दोस्त नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रथम युद्ध के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कि जो चीन पहले चांदी की चमक से प्रभावित हो रहा था, वही चीन अफीम के लिए अफीम का आयात और चांदी का निर्यात कर रहा था और अब चीनी नागरिकों को अफीम के आगे चांदी की चमक फीकी लग रही थी। हालांकि चीन में पहले अफीम से बहुत से प्रभावशाली दवाइयां भी बनाई जाती थी, लेकिन समय के साथ अफीम का ज्यादा सेवन करने के कारण परिणाम ये हुआ कि 1810 में चीन के किंग राजवंश के सम्राट दाओगुआंग ने चीन में जगह जगह एक फरमान जारी किया। अफीम एक जहर है, ये हमारे शरीर को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। ये हमारी संस्कृति, आचार व्यवहार और हमारी पहचान तक को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। एक भ्रष्ट व्यापारी जहर को हमारे देश में लाने की हिम्मत करता है और गैर कानूनी तरीके से इसे बेचता है। कम से कम लागत पे ज्यादा पैसा कमाता है और आप लोग चुपचाप उन्हें ऐसा करते देखते रहते हैं। और अंत में सभी चीनी बंदरगाहों पर जहां से भ्रष्ट व्यापारियों को अफीम चीन में लाने का रास्ता मिलता था, पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बावजूद अफीम की तस्करी जो 1800 से 1818 तक करीब 4000 पेटी सालाना थी, वो 1831 तक बढ़कर 20,000 पेटी सालाना पहुंच गए और हर पेटी का वजन 140 पाउंड होता था। इसका परिणाम ये हुआ कि 3 जून 1839 को चीन के हुमेन शहर के बंदरगाह पर एक चीनी अधिकारी लीन जेक्सू ने अंग्रेजों की 1000 टन अफीम को चूना और पत्थर मिलाकर समुद्र में बहा दिया, जिसके कारण 1000 टन अफीम बर्बाद हो गई। चीनी अधिकारी लीन जेक्सू ने अंग्रेजों को यह चेतावनी भी दी कि अगर आगे भी कोई अंग्रेजों का जहाज अफीम के साथ चीन के किसी भी बंदरगाह पर दिखेगा तो उसका इससे भी बुरा हाल होगा। साथ में चीन के किंग राजवंश के सम्राट ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को एक संदेश भी भिजवाया, जिसमें सम्राट ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हर हालत में अफीम का व्यापार चीन में बंद करवाने के लिए कहा। लेकिन महारानी विक्टोरिया ने अफीम का व्यापार रोकने से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेज बहुत कम कीमत पर अफीम चीन में बेचते थे और अफीम के व्यापार से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। अब तक तो अंग्रेज चीनियों की सारी कमजोरियों का पता भी लगा चुके थे और अफीम समुद्र में फेंके जाने से अंग्रेजों को चीनियों के साथ युद्ध छेड़ने का कारण भी दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4 सितंबर 1839 को अंग्रेज नौसेना के 4 जहाजों के साथ, जिन पर कई तोपें भी थी, और इन जहाजों का नेतृत्व चार्ल्स एलियट, हेनरी स्मिथ और जोसेफ डगलस जैसे अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ किंग राजवंश के पास भी 3 जंग और एक किला था। ये लड़ाई चीन के हांगकांग शहर के कोवलून में लड़ी गई थी। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों ने चीनी अधिकारियों को यह चेतावनी दी कि हांगकांग शहर को जल्द से जल्द अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए, वरना चीनी बुरे से बुरे परिणाम के लिए तैयार रहें। हालांकि चीनियों ने शुरू में अंग्रेजों की इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। इसके बाद अंग्रेजों ने चीनी जंगों पर भारी हमले करवाए। जवाब में चीनी अधिकारी लाई एंजुए ने भी अंग्रेजों पर जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया और लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के 3 सैनिक घायल हुए, तो चीन के किंग राजवंश के भी 6 सैनिक घायल हुए और 2 मारे गए। और 4 सितंबर 1839 को अंग्रेजों और चीनियों के बीच लड़ी गई लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। इसे कोवलून की लड़ाई के नाम से जाना गया और ये प्रथम अफीम युद्ध का पहला युद्ध था। हालांकि शुरू में अंग्रेजों ने कोवलून में चीनियों पर हमला करने का अफसोस किया, लेकिन बहुत ही जल्द 3 नवंबर 1839 को अंग्रेजों ने चीनियों के खिलाफ दूसरी लड़ाई छेड़ दी और अंग्रेजी नौसेना HMS वोलेज और HMS हायसिंथ ने रॉयल सैक्सन पर चीनियों को चेतावनी देने के लिए गोले दागे। इस लड़ाई में चीन के किंग राजवंश के पास 16 जंग और 13 फायरक्राफ्ट थे, जिनका नेतृत्व गुआन तियानपेई और लीन जेक्सू जैसे चीनी अधिकारी कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी एक फ्रिगेट और एक स्लूप था, जिनका नेतृत्व चार्ल्स एलियट और हेनरी स्मिथ जैसे अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे। और लड़ाई के दौरान सबसे पहले चीनी अधिकारी गुआन तियानपेई ने अपने जंगों के साथ अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। जवाब में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स एलियट ने भी अपने जहाज स्टारबोर्ड के जरिए चीनी जंगों पर भारी हमले करवाए। चीनियों ने अपने जंगों पर लाल झंडे लगा रखे थे, जिसका मतलब भी युद्ध की चेतावनी देना हुआ। लाल झंडों ने युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया। ये लड़ाई चीन के हुमेन शहर के ग्वांगडोंग बंदरगाह पर लड़ी गई थी और इसे चुएनपी की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। लड़ाई के दौरान चीन के किंग राजवंश के 15 सैनिक मारे गए, 4 जंगों को बर्बाद कर दिया गया और एक अग्निबेड़ा डूब गया और कई सैनिक भी काफी हद तक मारे गए। तो दूसरी तरफ अंग्रेजों का एक सैनिक मारा गया और एक फ्रिगेट और एक स्लूप को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अंग्रेजों और चीनियों के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में चीनियों को ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अंत में लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी उन शर्तों पर विचार किया जो कंपनी चीनी के किंग राजवंश के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रखने वाली थी। हालांकि चीन का किंग राजवंश अभी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने किंग राजवंश को एक बार इन शर्तों पर विचार करने को कहा। ये शर्तें कुछ इस प्रकार थी। पहली मांग किंग राजवंश के अधिकारियों से रखी गई कि वो अंग्रेज अधिकारी या राजदूत जो चीनियों के पास कोई मांग लेकर आता है, चीनी अधिकारी उससे इज्जत से पेश आए। दूसरी मांग, अगर कोई अंग्रेज व्यापारी किसी चीनी व्यापारी के साथ मारपीट करता है या किसी चीनी नागरिक की चीन में हत्या कर देता है, तो उसे सजा चीन में नहीं बल्कि सिर्फ ब्रिटेन की अदालत में दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब एक अंग्रेज व्यापारी ने एक चीनी व्यापारी की चीन में हत्या कर दी थी, उस समय चीनियों ने अंग्रेजों की इस अपील को ठुकराते हुए उस अंग्रेज व्यापारी को चीन में फांसी की सजा दे दी थी। तीसरी मांग, अंग्रेजों की जो संपत्ति अब तक चीनियों ने बर्बाद की है उसकी भरपाई वो करे और भविष्य में भी ऐसा करने का वादा करें। अगली मांग अंग्रेजों ने चीनियों से ये की कि अंग्रेज व्यापारियों को चीनी एक विशेष दर्जा प्रदान करे। अगली मांग चीन सरकार से अंग्रेज सरकार ने ये की कि चीनी यूरोपीय व्यापारियों को चीन में एक निवास स्थान चुनने की खुली छूट दे। अगली मांग चीन सरकार से अंग्रेज सरकार ने यह की कि जब भी कोई अवैध सामान चीन में ले जाया जाता है
तो चीनी उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं और उस सामान को सदा के लिए जब्त कर लेते हैं। भविष्य में किसी भी कारण से अंग्रेजों का कोई भी सामान जब्त ना किया जाए और अंग्रेज व्यापारियों, नागरिकों और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अगली मांग चीन सरकार ने अंग्रेज सरकार से यह की कि अंग्रेज व्यापारियों को कैंटन बंदरगाह के अलावा भी हर बंदरगाह पर व्यापार करने की मंजूरी दी जाए। हाँ दोस्तों, मेरा प्रथम अफीम युद्ध के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।